हनी बी का बात करेंगे जी, ठीक है। इन हनी बी, देखिए मधुमक्खी में कैसे आप लोग इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कीजिएगा, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। हालांकि इंसेक्ट में जब भी है ना, इंसेक्ट में मेल फीमेल पहचानना बहुत आसान बात है, ठीक है। कैसे मेल फीमेल पहचान, चाहे कोई भी इंसेक्ट क्यों ना हो जी, जैसे ड्रोसोफिला हुआ या कॉकरोच हुआ या है ना हनी बी हुआ, फीमेल साइज में बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द मेल की तुलना में, है ना। ये एक इंसेक्ट में बाहर से तुम पहचानने में तुमको मदद कर सकता है, लेकिन यही बात है कि आपको बताया जाएगा कि दोनों सेम एज में है, तभी आप पता लगा पाओगी कि कौन मेल है और कौन फीमेल है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे जी, ठीक है। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम के आधार पे भी आप इंसेक्ट में मेल फीमेल पता लगा सकते हैं। 3 तरह का इंसेक्ट 3 अलग अलग तरीके से मेल फीमेल आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। कल के क्लास को याद करो, कल हम पढ़ाए थे ग्रास हॉपर जो देख रहे थे, तो ग्रास हॉपर में मेल फीमेल X0 था, मेल X0, और एक क्या था फीमेल X, आपको X था, है ना। फीमेल में डबल X होता था, और मेल में क्या देखते हैं, है ना, आपको X0 टाइप देखते हैं। वही बात आपको हम बताए थे कि ड्रोसोफिला में, कल के क्लास को देखिएगा, तो ड्रोसोफिला में हम लोग क्या बात किए थे, उसमें आपको मेल में आपको XY होता था और फीमेल में XX होता था। और एक आज नया आपको पढ़ेंगे हम लोग हनी बी में। हनी बी में आपको XY पे नहीं होता है, उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के आधार पर होता है। यही नया बात है कि हनी बी में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के आधार पर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी बात जानना चाहिए कि हनी बी होता कितने तरह का है। हनी बी आपको 3 तरह का होता है जी, मधुमक्खियां 3 तरह की होती है। एक क्वीन होती है ना, और एक क्या होता है सर, वर्कर होता है, और एक ड्रोन होता है जी, ठीक है, ड्रोन। अब इसमें से ये दोनों फीमेल है, ये दोनों आपको क्या दिखाई देगा, फीमेल है, और ये आपको क्या सर, आपको मेल है जी। डेफिनेटली ये दोनों डिप्लॉइड होगी क्वीन। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन क्या है, हेलो। तो हनी भी जो देखते हैं, इसमें क्वीन क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, वर्कर भी डिप्लॉइड होती है, और ड्रोन क्या होता है सर, आपको हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा हैप्लो डिप्लोंटिक सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, हैप्लो, है ना, डिप्लोंटिक सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें देखते हैं, हैप्लो डिप्लोंटिक सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है सर किसमें आपको, ये आपको दिखाई देता है इन हनी बी। हनी बी में आपको दिखाई देता है कि कौन आपको मेल, आपको नहीं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। और आपको हम समझाए भी थे कि इस सब में से क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है। क्वीन जो देखते हैं वो आपको क्या दिखाई देती है, फर्टाइल होता है ना। और जो ड्रोन जो देखते हैं, है ना, ड्रोन और वर्कर एंड ड्रोन जो देखते हैं, ये दोनों बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, मतलब ये दोनों आपको इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल होता है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। हम आपको बताया भी है कि क्वीन ही आपको वर्कर और ड्रोन को पैदा करती है, ठीक है। क्वीन ये प्रोड्यूस करती है आपको, है ना, वर्कर, है ना, है ना, वर्कर एंड ड्रोन को, है ना। सम ऑफ द वर्कर, ये बात भी आप लोग को जानना चाहिए, सम ऑफ वर्कर कैन चेंज इनटू क्वीन। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो क्वीन में बदल सकता है, ठीक है, सारे वर्कर नहीं, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो क्वीन में आपको चेंज कर सकता है, ठीक है। आप लोग कभी देखिएगा ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, बी हैव्स जो देखते हैं, तो बी हैव्स जो देखते हैं, सामान्य दिखाने के लिए ये बी हैव्स हुआ, तो ये बी हैव्स जो देखोगी तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हर सीजन में, जैसे आपको मार्च का महीना जब आता है ना, हर साल के मार्च के महीना में देखिएगा कि मधुमक्खी, है ना, आपको क्वीन जो है अपना छत्ता छोड़ के चली जाती है। मान लीजिए इस बी हैव्स में कहीं पे क्वीन वॉन्डरिंग कर रही होती है ना। क्वीन का घर भी होता है, ठीक है। क्वीन एक घर में रहती है जिसका नाम आपको हम लोग सेल के नाम से लाते हैं। तो क्वीन जिस घर में रहती है ना, तो मार्च के महीना में कुछ वर्कर को लेकर चली जाती है, और ये पूरा बी हैव्स जो है ना क्वीन लेस हो जाता है। मार्च के महीना में या फरवरी टू मार्च के महीना में क्या देखोगी कि उस टाइम में ना, उस टाइम में पोलिनेशन करने के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट पे फ्लावर आता है मार्च के महीना में। तो कुछ क्वीन ये सोचती है कि क्यों ना एक नया इलाका, नया घर तैयार किया जाए। इस चक्कर में क्या होता है, इस बी हैव्स को, इस क्वीन को और इस छत्ते को क्वीन छोड़ के चली गई। अब चली गई तो सर यहाँ इस छत्ते में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे ड्रोन बनेंगे और कुछ बच्चे क्या होगा सर, आपको वर्कर बनता।
मान लो ये सब डिप्लॉइड है, ये सब क्या है आपको 2n है, 2n एग है, 2n आपको आपको है जी। ये सब आगे जाके फ्यूचर में क्या बनेगा, वर्कर, क्योंकि क्वीन बच्चा जन्म दिया तो वो क्या बनाता है, वर्कर बनाता है और ड्रोन बनाता है। और कुछ बच्चे इसमें हैप्लॉइड है, ऑब्वियसली हैप्लॉइड है तो क्या होगा सर, ये सब ड्रोन बनाएगा ना। ये सब के बारे में आप क्या जानती हो, ड्रोन बनाता है ये, आगे बड़ा होकर क्या बनेगा, ड्रोन। ड्रोन माने मेल, मेल माने स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ये सब क्या होगा, वर्कर। अब यहाँ पे देखो वर्कर ये सब भी है, पहले से भी कुछ वर्कर इसमें है। एक छत्ते में कम से कम 50,000 तक वर्कर रह सकता है, ठीक है। और ये जो वर्कर देखते हैं ये सब क्या है, 2n है। वर्कर इनफर्टाइल होता है, हम लिखे हैं आपको, इनफर्टाइल का मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अब ये लोग वर्कर सब अपना मीटिंग करेगा, वो कहेगा कि भाई इस छत्ते में क्वीन है नहीं, क्वीन ही बच्चे को जन्म दे सकता है। इस छत्ते का पॉपुलेशन तभी बढ़ेगा जब क्वीन बच्चे जन्म दे। वर्कर को टेंशन है क्या कि ये बस 50 दिन के लिए ही जिंदा रहती है, 42 से 50 दिन तक ये जिंदा रहती है। तो सर इस हिसाब से वर्कर एक दिन सोचा कि अगर हम लोग मर जाएंगे पूरा छत्ता ही बेकार हो जाएगा जी, ठीक है। ये आपको क्वीनलेस छत्ता है और ये आगे जाकर खत्म हो जाएगा और ये सब वर्कर ही रह जाए। तो क्वीन क्या करती है, मतलब वर्कर क्या करती है, क्यों ना हम इसमें से कुछ बच्चे को हम किस में बदल दे, क्वीन में बदल दे। मान लो यहाँ पे 5 ठो वर्कर है, तो वो लोग डिसाइड करता है कि 3 ठो वर्कर को हम क्या बना दे, क्वीन में बदल दे, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वो लोग मीटिंग बैठाया था, कौन, वर्कर। जब क्वीन इस छत्ते को छोड़ के चली गई, कुछ वर्कर के साथ चली गई क्वीन, ताकि अब एक नया छत्ता तैयार कर सके। बट ये जो 5 वर्कर जो देख रहे हैं, अब ये बच्चा जो आगे जाके बड़ा होकर 5 वर्कर है बढ़ेगा, लेकिन एक वर्कर सब जो है, पुराना ओल्ड वर्कर सब जो है, ये क्या सोच रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना कुछ वर्कर को क्वीन बदल दे। तो वर्कर सब एक खास तरह का एक केमिकल खिलाता है इसको, उस केमिकल का नाम क्या है, रॉयल जेली, है ना। रॉयल जेली नाम का एक केमिकल होता है, जिसके खाने के बाद क्या देखते हैं, है ना, ये वर्कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक केमिकल होता है जो मार्च के महीने में ही निकलता है, ठीक है। वो जो व्हाट्सएप स्टेटस हम लगाए थे, एक बार देखना, उसमें हम आपको क्वीन का एक सेल दिखाया गया होगा और उसमें एक आपको व्हाइट कलर का आपको एक जेल जैसा कोई चीज था, जिसको हम लोग रॉयल जेली के नाम से बुलाते हैं। ये एक ऐसा केमिकल होता है जिसके खाने के बाद वर्कर किस में बदल जाता है, क्वीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। वर्कर को क्वीन में बदल देता है कौन, आपको रॉयल जेली ना। ये बात याद रखिएगा आप लोग, रॉयल जेली जो देखते हैं ये किस में आपको चेंज करता है, वर्कर को क्वीन में चेंज करता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप कैसे समझ जाइएगा कि सर ये वर्कर था और ये क्वीन था, तो साइज से समझ सकते हो, इसका साइज छोटा होता है ना, और क्वीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं। ये आपको फ्लाइटलेस एबिलिटी में आ जाता है, क्वीन उड़ती नहीं है, कम उड़ेगी, मतलब रहना चाहिए छत्ते में, जबकि वर्कर क्वीन आप ये बाहर निकल सकती है ना, छत्ते के बाहर निकल के उड़ भी सकती है। बहुत तरीका है आप क्वीन और है ना वर्कर के बीच में आपको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो सर आप क्वीन जो बन गई, क्वीन किसकी वजह से बनी है, रॉयल जेली की वजह से, ठीक है। और इस रॉयल जेली को खाने के बाद क्वीन का लाइफ स्पैन, अगर ये वर्कर रहता तो मात्र 42 दिन तक जिंदा रहता, 42 से 56 दिन तक इन लोगों का लाइफ स्पैन होता है। लेकिन यही क्वीन बन गया तो ये आपको लाइफ स्पैन है ना एवरेजली 400 से मतलब 4 साल से 5 साल तक का हो जाएगा, ठीक है। मतलब रॉयल जेली खाने से सेल का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ठीक है। जो सेल 56 दिन में डिस्ट्रॉय हो जा सकता वो आप 5 साल तक स्टिल आपको ये क्या रहेगा, एग्जिस्ट में रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ किताबें 1-2 साल में लिखता है। हालांकि जो मधुमक्खी पालन में जो मधुमक्खी इस्तेमाल किया जाता है ना, उसका नाम है आपको एपिस मेलिंजीफेरा नाम है। एक इटालियन वी होता है, ये इटालियन वी के क्वीन का लाइफ स्पैन 1 साल से 2 साल या 3 साल तक होता है ना। लेकिन रॉयल जेली जो देखते हैं, क्वीन जो देखते हैं नॉर्मली वाइल्ड जो देखे एपिस इंडिका देखोगी तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, 4 से 5 साल तक क्वीन जिंदा रह सकती है विद द हेल्प ऑफ रॉयल जेली, ठीक है। अब रॉयल जेली एक ही बार लेती है, ये भी बात ध्यान रखना, कोई भी क्वीन जो बनती है वो एक ही बार रॉयल जेली लेती है। और रॉयल जेली अब क्वीन भागने के चक्कर में रहती है, भाग जाती है, तब जाके रॉयल जेली ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सीजन के लिए। अब नाउ यहाँ देखो आप लोग कि सर इसमें 3 में से है ना 5 में से सर 3 क्वीन बन चुका है, 3 क्वीन बन गया है और 2 वर्कर बन गया। वर्कर का काम करेगा है ना, छत्ते की देखभाल, छत्ते में शहद लाना, ये सब मतलब नेक्टार वगैरह लाना है ना, ये सब इसका काम कौन होता है, पूर्ण को लाना वर्कर का काम होता है। अब जो क्वीन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये 3 क्वीन में से सर क्या देखते हैं, इसमें से आपको 3 क्वीन है यहाँ पे, लेकिन एक कहा जाता है कि नियम कहता है क्या कि एक छत्ते में एक बी हाइव्स में एक ही क्वीन रह सकता है, ठीक है। एक समय आने के बाद इस तीनों क्वीन को कहता है उड़ने के लिए यहाँ से कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों आगे बढ़ती है और एक खास तरह का फ्लाइट लेती है, फ्लाइट मैंने उड़ के एक जगह पे पहुंचती है हवा में, तो उस जगह को ऐसे फ्लाइट जिसमें क्वीन को तीनों क्वीनों को भगा दिया गया, इसको हम नेचुरल फ्लाइट के नाम से बुलाते हैं।
नेचुरल फ्लाइट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इस फ्लाइट के दौरान है ना क्वीन के साथ किसको भगा दिया जाता है, क्वीन के साथ है ना आपको ड्रोन को भी भगाया जाता है, पांचों ड्रोन को भगा दिया जाता है। पांचों के पांचों ड्रोन भी क्या होता है, आपको हवा में उड़ता है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये क्वीन ज्यादा हवा में नहीं, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, एक फ्लाइट ले रही है। फ्लाइट मतलब क्या, छत्ते को छोड़ के कुछ जगह पे जाके बैठ जाएगी। मान लो यहाँ पे बैठ गई है, ये सब क्वीन कहाँ बैठ गई है, एक जगह पे आके बैठ गई है। और ड्रोन को भी सर यहाँ से भगा दिया जाता है, कुछ दूरी पे जाने के बाद इसको भी बैठा दिया जाता है इसके साथ, मतलब ड्रोन भी यहाँ पे पहुंच जाता है। एक पॉइंट पे एक प्लेटफॉर्म होगा जी, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है, ड्रोन से सारा स्पर्म का थैली ले लिया जाता है। ये जो स्पर्म बनाया होगा स्पर्माथिका, देखिए ड्रोन सब में क्या होता है, स्पर्माथिका होता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना वो लोग स्पर्म ज्यादा बना लेता है, तो एक थैली में जमा करता है जिसका नाम क्या है, स्पर्माथिका। इस सारे स्पर्माथिका को ले लिया जाता है क्वीन के द्वारा। क्वीन अपने अंदर में सारा स्पर्माथिका रख लेती है। एक स्पर्माथिका में करोड़ों स्पर्म होता है, ठीक है, करोड़ों स्पर्म होगा और सारा स्पर्म कहाँ जमा कर लेती है, अपने पास जमा कर लेती है। अब ये सब क्वीन के पास क्या हो गया, स्पर्म से भरा हुआ थैली हो गया जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ड्रोन ने स्पर्म बनाया, वो सब कहाँ डाल दे दिया, क्वीन के पास। अब ये तीनों क्वीन वापस उसी छत्ते की तरफ बढ़ती है जो जहां से वो बनी थी, ठीक है। तीनों क्वीन जब बढ़ती है सर आगे, जिसमें से जो जीत गई, मतलब कोई पहले आपको स्पर्माथिका ले ली है और ये सारा आपको यहाँ पहुंच गया अंदर में, तो जैसे अंदर में पहुंच जाती है एक क्वीन, बाकी अगला दो क्वीन को नहीं पहुंचने दिया जाता है वर्कर के द्वारा। वर्कर जानती है कि ज्यादा क्वीन हो जाए तो ज्यादा सेवा करना पड़ेगा, इसलिए है ना वो एक ही क्वीन को अलाउड करता है, बाकी दो आपको क्वीन को अलाउड नहीं करता है। अब ये दोनों क्वीन या तो है ना आपको नहीं मर जाएगा, या नहीं तो सर अपना कुछ वर्कर को ले जाकर के एक नए जगह पे छत्ता तैयार कर लेगा। ज्यादातर केस में सबका है ना आपको फ्री वॉन्डरिंग हो जाता है। फ्री वॉन्डरिंग मतलब क्या, कहीं कहीं आपको घूमते घूमते या किसी प्रीडेटर के द्वारा मार करके खत्म कर दिया जाता है। एक बी हैप्स में कम से कम 4 से 5 क्वीन बन सकता है जी, है ना। उसमें से बचता बाद में एक ही तो है जी, किसी न किसी कारणवश एक ही क्वीन बी हैप्स में पाया जाता है जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई क्वीन एक बी हैप्स में पहुंच जाती है, जैसे ये क्वीन है, ये एक क्वीन कहाँ पहुंच गई है, एक बी हैप्स में पहुंच चुकी है, तो क्वीन क्या करती है, हर रोज एग देती है, फर्टिलाइज एग सब जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, और एक एंटी क्वीन सब्सटेंस निकालती है, एंटी क्वीन सब्सटेंस निकालते हैं, ठीक है। ये एंटी क्वीन सब्सटेंस क्या करता है, वर्कर को रॉयल जेली बनाने से रोकता है, ठीक है। वर्कर नॉट प्रोड्यूस रॉयल जेली, क्योंकि क्वीन को टेंशन हो जाए ना, अगर वर्कर लगातार रॉयल जेली बनाता रहेगा तो नया नया क्वीन बनेगा, सबको भगा दिया जाएगा। इस प्रोसेस में नहीं आने के लिए है ना आपको क्या बनाती है क्वीन, एंटी क्वीन सब्सटेंस बनाती है, इसलिए क्वीन कभी छत्ते को छोड़ के नहीं जाती है, ठीक है। और क्वीन छत्ता को छोड़ के चली गई ना 1-2 दिन के लिए भी, तो वर्कर सब क्या करने लगे, रॉयल जेली तैयार करने लगे। और रॉयल जेली के तैयार होने से क्वीन के लिए आपको सर्वाइवल एडवांटेज कम हो जाता है, ठीक है। आपको नॉट प्रोड्यूस आरजे माने रॉयल जेली, ठीक है। अब एक बार आप इतना समझ गए, ये तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में चैप्टर 9 में सब के बाद में इस सब के बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। लेकिन देखते हैं 9 तक कौन टिकता है, चैप्टर 9 तक आप लोग कभी भी उड़ सकते हैं ना, उड़े हुए पंछी सब है। आज आया कि नहीं जी मेहनाज और अमन, ये सब दिल नवाज तो आया हुआ, देखे मेहनाज है जी, हेलो है सर। चलो सही, हाँ चलो सही है। ये अमन सब है, एक मिनट, अमन है ये नहीं आया सर। तुम आया, सुफियान आया हुआ है, हाँ सर। कहाँ दिख ही नहीं रहा है तुम, नहीं दिख रहा सर। कहाँ दिख रहा है सर, है, यहाँ हाँ तो दिखाई है। दिया, हाँ दिखाई दिया, हाँ सर, दिखाई दिया, कैमरा ऑन कर क्या? हाँ देख लिए। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, क्वीन जो देखते हैं जी, ठीक है। क्वीन क्या होती है, 2n होता है। अब आगे एनसीईआरटी बुक में, और ड्रोन जो देखते हैं हम लोग, ये क्या होता है आपको, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब क्वीन जो है ना सर, ये गैमिट जो बनाती है, गैमिट बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेगी, गैमिट बनाने के लिए मियोसिस इस्तेमाल करता है जी, ठीक है। गैमिट जो बनता है इसमें मियोसिस डिवीजन चलता है और हैप्लॉइड एग बनता है जी, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, हैप्लॉइड एग बनेगा
और ड्रोन क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है जी। अब माइटोसिस डिवीजन में क्या देखते हैं, यहाँ पे एन बनता है जी, ठीक है, और ये दोनों फ्यूज करता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा सर, आपको 2n हो जाएगा। 2n होगा तो चूंकि क्वीन है तो या तो ये वर्कर होगा या नहीं तो क्या हो सकता है फ्यूचर में क्वीन भी बन सकता है जी, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट चला गया डेवलपमेंट में, अगर एग डायरेक्टली डेवलप कर जाता है, डायरेक्टली डेवलप कर जाएगा, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, ये आगे जाके सर, आगे जाके डेवलप कर जाएगा, ये ड्रोन बनेगा सर। ड्रोन बनेगा तो सर ये क्या होगा सर, आपको एक प्रोसेस से बना है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक बार आप लोग पढ़े होंगे ये लाइन कि बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल एग डेवलप कर जाए, इस सिचुएशन को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप देख रहे हैं ड्रोन बना, ये ड्रोन बना है तो इसका क्या कहलाएगा, इसका बेटा कहलाएगा ये, ठीक है। पर इस देखो इस फादर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ड्रोन बनाने में जी, ठीक है। ड्रोन डायरेक्ट किससे बनता है, फीमेल एग से बनता है, मेल एग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जी, ठीक है। अब एक सिचुएशन देखो सब आदमी, एक क्वीन है जी, ये क्वीन हुआ, एक ध्यान दिया जो हम बोलना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये क्या हुआ सर, आपको ये ड्रोन हुआ जी, ठीक है, ये ड्रोन हुआ, ये एन हुआ जी, इस दोनों ने मिलकर एक क्वीन को पैदा किया, ये 2n बना, 2n मतलब क्वीन हुआ जी, है ना। और फिर ये क्वीन आगे जब बड़ी हुई तो ये आगे जाके सर क्या बना सकती है, ड्रोन बना सकती है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये ड्रोन बन सकता है, आगे जाके ये क्या बना सकती है, ड्रोन में ये मतलब ड्रोन बदल सकता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट 2 देखे, इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम इससे कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ड्रोन डायरेक्टली बेटे को जन्म नहीं दे सकता है, पर उसका ये ग्रैंड सन हो सकता है जी, ठीक है। अगर ये पूरा फैमिली लेके चलोगी, ये पूरे फैमिली में ये क्या हो जाएगा सर, आपको ग्रैंड सन होगा जी, ठीक है, ग्रैंड सन होगा। ये एनसीईआरटी में ढूंढो ये लाइन को, है ना जी, है ना। ग्रैंड सन जो देखते हैं, है ना, क्वीन जो देखते हैं हम लोग, तो क्वीन क्या है सर, आपको ये माँ है, ठीक है, मतलब ये आपको क्या ग्रैंड मदर हो जाएगी, ये आपको मदर हो सकता है जी, ठीक है। कुछ गौर करें, एनसीईआरटी में ढूंढो ये लाइन लिखा हुआ, क्वीन जो देखते हैं, क्वीन एंड ड्रोन collectively not produce, दोनों मिल करके not produce son, लेकिन but they produce grandson, मतलब यहाँ पे नाना और नाती वाला रिलेशन होगा, प्रोड्यूस ग्रैंडसन, ये आपको ग्रैंडसन जरूर दे सकता है, ठीक है। पल्ले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसके आपको कभी ये लैंग्वेज में जा रहा है, ठीक है, ड्रोन और क्वीन मिल करके कभी भी, है ना, बेटे को जन्म नहीं दे सकता, वो हमेशा बेटी को ही जन्म दे सकता है ना। अकेले चाहे तो ये दे सकता है सन को जन्म, लेकिन सर वो उसका कंट्रीब्यूशन है ना माना जाएगा। ये माना किसका जाएगा सर, आपको जब ये मतलब इसका डीएनए कब आएगा, जब ये आपको निकी अपने बेटी के जरिए अपना इसके बच्चे में अपना डाल पाएगा डीएनए। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पॉइंट क्या है सर, आपको पूछेगा कि ड्रोन क्या डायरेक्ट ड्रोन को जन्म दे सकता है, मतलब अगला स्टेप में ड्रोन बन सकता है, नहीं, ये सेकंड स्टेप में, इसको आप फर्स्ट स्टेप मान रही हो तो ये सेकंड स्टेप में क्या बनेगा सर, आपको है ना, आपको ये ड्रोन बनेगा जी। दिमाग लग रहा है यहाँ तक, तो ये बात तो आप लोगों को ध्यान देना है जी, ठीक है। ये हो गया जी, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो एक बात याद रखिएगा कि क्वीन मियोसिस से गैमेट बनाता है और ड्रोन माइटोसिस से गैमेट बनाता है। फ्यूज होने के बाद या तो क्वीन बनेगा या तो आपको वर्कर बनेगा, ड्रोन नहीं बनेगा। अगर ड्रोन बनाना होगा तो क्वीन ही ड्रोन बना सकता है जी, ठीक है, वो भी डायरेक्टली बिना मेल पार्टनर के गैमेट का इस्तेमाल किए, है ना। ये डायरेक्टली अपने ही फीमेल गैमेट से चेंज कर लेगा सर, किसमें आपको डेवलप कर जाएगा सर, इसमें आपको डेवलप इनटू ड्रोन। हाँ, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का दोनों कंट्रीब्यूशन है, ये आगे जाकर के क्वीन से आपको ड्रोन पैदा हो सकता है, और डायरेक्ट ड्रोन के कंट्रीब्यूशन से क्वीन नहीं मतलब ड्रोन नहीं पैदा हो सकता है जी, ठीक है। कॉमन सेंस लगा, ज्यादा बोले तो कंफ्यूजन आ जाएगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। हाँ, क्वीन और ड्रोन में जो ड्रोन का वहाँ क्या जरूरत है, मतलब समझे नहीं। जोर से बोलो ना, आवाज थोड़ा कम गया। हेलो, क्वीन और ड्रोन जो है, हाँ बोलो ना, आवाज आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में ड्रोन क्या करता है वहाँ पे, हमको नहीं समझ में आ रहा। फर्स्ट स्टेप में ड्रोन अपना माइटोसिस से गैमेट बना के दिया और यहाँ से आया 2n, इसमें तुमको ड्रोन का भी डीएनए है और क्वीन का भी डीएनए है। अगर तुम चाहोगे ड्रोन के ही डीएनए से लड़का पैदा हो जाए तो संभव नहीं है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही तुम चाहोगे ड्रोन पैदा ले, वो भी ड्रोन के डीएनए से, उसको नहीं देख पाएंगे। ये देख पा रहे क्वीन अपने तरफ से डीएनए से अपना ड्रोन पैदा कर रही है, लेकिन कहा ये ड्रोन भी अपने बच्चे को जन्म दे पाता, लड़का को जन्म दे पाता, ये तभी पॉसिबल है जब इसका ग्रैंड सन आएगा तब। क्योंकि देखो ये ड्रोन आया, ये अपना एन किसको दिया, अपनी बेटी को दिया, क्वीन बना। अब ये क्वीन आगे जाके जब मियोसिस करेगी तो मियोसिस करेगी तो दो तरह का गैमेट बनेगा ना जी, एक एन और एक एन।
तब एक एंड मान लेते सर इधर से आया होगा, तो एक एंड तो इधर से भी तो आया होगा। ये आगे जाके अगर डायरेक्ट डेवलप कर गई, डायरेक्ट डेवलप कर जाए तो क्या हो जाएगा सर, ये सीधे ड्रोन कहलाएगा। आया बात समझे। हैप्लॉइड, अभी हम बोले थे ना मधुमक्खी के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मायने रखता है। अगर हैप्लॉइड सेल है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा जी, और डिप्लॉइड है दोस्तों आपको फीमेल हो जाएगा जी, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब आधा क्रोमोजोम। इमेजिनेशन करो दुनिया में एक ऐसा बंदा जिसके पास आधा क्रोमोजोम से सस्टेन है जी, ठीक है। नियम कानून कहता है कि प्लांटे में ऐसा देख सकते हैं कि हैप्लॉइड है जब जिंदा है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एनिमल में एक ऐसा बंदा है जो हैप्लॉइड है जिंदा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन सब है, हालांकि ये 11th के बुक का क्वेश्चन है। 11th में जब मियोसिस माइटोसिस पढ़ोगे ना तो वहां लिखिएगा कि जो सोशल इंसेक्ट, कुछ सोशल इंसेक्ट क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, और वो अपना पॉपुलेशन हैप्लॉइड तरीके से बढ़ा सकता है, जिसमें से एक मधुमक्खी का प्रजाति है ड्रोन। मधुमक्खी का एक वेरिएंट है ड्रोन, ये हैप्लॉइड है और ये अपनी आबादी को बढ़ा रहा है बाय माइटोसिस डिवीजन, मतलब अपने सेल को बढ़ा रहा है कैसे, माइटोसिस डिवीजन से बढ़ा रहा है, ठीक है। एक यूनिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ड्रोन हैप्लॉइड होता है। देखो एक क्वेश्चन हम भी पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब देते हो, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं जी, एक बात, एक और एनसीईआरटी में जो लड़का पढ़ रहा हो, ये 32 होगा, 2n इक्वल टू 32 या n इक्वल टू 16 होगा, ये बात कल भी लिख दिए थे। 16 और 32 क्रोमोजोम का पैटर्न होता है जी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा हार्ड होगा, ये सब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सर रहता है, देखते हैं कौन जवाब देते हो। और आज से डीपीपी स्टार्ट हो जाएगा जी, हाँ आपको अभी थोड़ा देर बाद है ना, जब आज 10 क्लास खत्म हो जाएगा तो हम एक पूरा परफॉर्मा बना के दे देते हैं, ठीक है, डीपीपी का। अब वो सब भी होगा जी, 90 क्वेश्चन वाला भी होगा। अब तो आप लोग राजे हैं, देखते हैं आप, लेकिन टाइमिंग बेस्ड टेस्ट लेंगे जी, ठीक है। कितना देर में आप बना के दे दीजिएगा। तो 360 नंबर का नहीं था एक जो 90 क्वेश्चन का लेते थे, वो भी लेंगे, ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन मोड पे, लेकिन वो 30 मई के बाद से देंगे उसका रूटीन। अगर 30 मई के बाद नीट का डेट आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसको डंप कर देंगे, खाली डीपीपी देते रहेंगे। 30 मई को पता चल जाएगा कि ये होगा कि नहीं नीट 1 अगस्त वाला। तुमको क्या लगता है मेहनत होगा रे इस टाइम में, 1 अगस्त को हो जाएगा? नहीं पता सर, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सही बोले तुम। हमको तो इस बार ऐसा एक दिन ऐसा सपना आ रहा था कि सारा बच्चा को कह देगा 1 साल एमबीबीएस का पढ़ लो, अगला साल टेस्ट लेके तुम उनसे छाट लेंगे, है ना। 1 साल जो नहीं तो एमबीबीएस ऑनलाइन पढ़ लो, तैयार है सर। तो सब बच्चा को कह देगा कि एमबीबीएस का 1 साल का पढ़ लो, अगला साल एमबीबीएस 1 साल प्लस जितना पीसीबी है ना, सबको मिला के टेस्ट ले लेंगे। हमको लगता है ऐसा ही कहीं ना कर दे, कुछ भी हो सकता है, सही बोला तुम, कुछ भी हो सकता है, सरकार के इशारे पे कुछ भी हो सकता है। अब बिहार में 5% से कम आ गया ये इन्फेक्शन रेट। ऐसे भी सर पता है कि ऐसे भी सर पता अभी जो दिक्कत हो रहा है कि सीबीएसई का एग्जाम हुआ भी नहीं है, आईसीएसई का भी नहीं हुआ है, तो वो भी बड़का मुद्दा है। हाँ उसी से ना पता चलेगा कि आगे एग्जाम होगा कि नहीं। हाँ सर, उसी से ना होगा क्योंकि सीबीएसई है ना। वैसे मैंने उधर खबर आया कि मतलब लेगा सब कुछ ऑन टाइम पे लेगा, सारा एग्जाम एक समय पे होगा, नहीं तो इसको कैंसिल करेगा ना सीबीएसई वाला बोर्ड, आगे भी कैंसिल होते चला जाएगा एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड अभी तक डेट शायद अनाउंस तक कर दिया है, 30 मई से शायद ले रहा है। नहीं 30 मई को बताएगा जी, 30 मई को रूटीन देगा, अनाउंस करेगा सर 30 मई को। सब्जेक्ट हाँ। घटाएगा वो, क्या बात, सब्जेक्ट घटाएगा, सारे सब्जेक्ट एग्जाम नहीं होगा। हाँ हाँ ये भी सुन रहे हैं, हाँ ये भी बात है। सिलेबस का इतना कमी कर दिया है ना सर, एक चैप्टर का 2 टॉपिक 3 टॉपिक ऐसे करके पूछेगा। उन लोग का राज है जी, ठीक है। इस बार तो 10th वाले को कितने का मिराकल हो गया 10th वाले बच्चे के सबके साथ, ये जो 10th सीबीएसई का था ना, डायरेक्ट पास। जैसे ना हम कर रहे थे, बिहार बोर्ड वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है, बिहार बोर्ड वाला देखा था, इस बार फरवरी में एग्जाम ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, कैसे बच्चा सब निकल भी गया, फरवरी में 12th का भी ले लिया, इसका भी ले लिया, 10th का भी। हम बोले बिहार बोर्ड सबसे तेज एग्जाम दिया तो कुछ भी जानता भी है, लेकिन सीबीएसई का बच्चा जो जान रहा था वो कुछ नहीं कर पाया बेचारा, इतना पढ़ने के बावजूद भी। इस बार आपको जो होगा ये कि हमको लग रहा था सीबीएसई बेवकूफ बन गया, लेकिन सीबीएसई मास्टर स्ट्रोक खेल लिया, सीधे कहा बिना एग्जाम के पास करते हैं, हाँ सबको पास कर। हमको लगता है ये ना हो जाए 12th को कैसे ना कर दे। 10th 9th और 11th बोर्ड ना कर दे सर। हाँ उसी रिजल्ट के बेसिस पे पास कर देगा कहीं। देखो आप क्वेश्चन देखो, अब ये है ना, विच जनरेशन है ना कंटेन ड्रोन जीनोम इफ हनी बी, मतलब विच इफ क्वीन
queen left the hive. थोड़ा हिंट देते ना, फ्रेश क्वीन है, यानी कि हिंट दे रहे हैं कि फ्रेश क्वीन है, आया है एकदम फ्रेश क्वीन है एंड ड्रोन है एंड फ्रेश ड्रोन। मतलब पहला स्टेप जो शुरुआत करेंगे ना, ये पेरेंट, इस समझो स्टैंड को, पेरेंट जो होगा वो जो क्वीन है, पेरेंट क्वीन, ये आपको फ्रेश है, इसका ड्रोन नहीं, मतलब इसका डीएनए से नहीं निकालोगे, अब आगे यहाँ से लेंगे, समझा रहा ना, ये कहाँ से बना उससे मुझ पे लेना देना नहीं है। ये क्वीन आई है, अब इसके बाद हमको देखना ड्रोन का डीएनए किस में आता है। कुछ गया जी, इसको पेरेंट मान लिए। अब तो लड़का हमको ये नहीं सिखा देना कि इसमें भी तो है क्वीन में, है ना। फर्स्ट जनरेशन, यानी यहाँ पे होगा फर्स्ट जनरेशन ये होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 वो शायद सर। चलो देखते हैं। ऑल ऑल कौन बोल रहा है? ऑल है ना, हाँ सही बोल रही है, ऑल ही होगा ना जी। फर्स्ट जनरेशन में यहाँ ना जी, तो क्वीन में भी तो आएगा ना, क्या बोले थे यहाँ पे 2n भी बनेगा ना। 2n क्या होगा, वर्कर भी हो सकता है और क्वीन भी तो हो सकती है। ये डायरेक्ट इसको देगा ड्रोन, तो इसमें तो नहीं ना आएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो सेकंड जनरेशन होगा, और सेकंड जनरेशन में n भी बन सकता है और 2n भी। तो ये n जो होगा तो ये ड्रोन का नहीं होगा। कुछ गया जी? हेलो, हाँ सर। है ना, तो ये क्वीन वर्कर भी तो होगा ना फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन का वर्कर बने या फर्स्ट जनरेशन में क्वीन बने, इस दोनों में ड्रोन का तो डीएनए आएगा ना। और सेकंड जनरेशन में ड्रोन जो होगा उसमें भी क्या आएगा सर, आपको ड्रोन का डीएनए आएगा ना, क्योंकि यहाँ से चांसेस है ना आने का। तो इसका ऑल आंसर होगा जी, ठीक है। दिमाग लगाओ सब आदमी, हम क्या बताएं, ठीक है। तुम समझा जी, धन्यवाद। हेलो, है कि चला गया रे? हेलो, दिलवाद सुन रहा है? हाँ सर सुनिए। इस सवाल का जवाब देना था, विच जनरेशन नॉट कंटेन जेनेटिक फादर if new Q and drone gamete combine. First generation drone, दूसरा है सेकेंड जनरेशन ड्रोन। जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं थर्ड जनरेशन ड्रोन, चौथा हो जाएगा फोर्थ जनरेशन ड्रोन। चलो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। हाँ सही है, फर्स्ट होगा सर। फर्स्ट होगा जी। इसका जेनेटिक पिता ना है, हाँ देखो ना डायरेक्ट बन गया था ना, जेनेटिक पिता नहीं होगा। और यहाँ पे आपको जेनेटिक फादर। सर जेनेटिक फादर तो किसी केस में नहीं होगा ना? सिर्फ किसी केस में नहीं होगा। हाँ इसमें भी सही बोला, हाँ सही है, ऑल होगा इसमें भी, इसमें ऑल होगा आंसर। फर्स्ट तो हाँ ऑल, या वही ऑल होगा ना, मतलब किसी में भी नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। देता है नन ऑफ ऑल, नन ऑफ दिस।
सही है ना इसका जेनेटिक हाँ सर पिता है, सही ना है। इसका जेनेटिक पिता है, ना इसका जेनेटिक पिता है, नन ऑफ दीज होगा। सही बोल रहे हैं, ये इसमें किसी का भी जेनेटिक पिता नहीं हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकता है। अगर आप ग्रैंडफादर मानिएगा तो मिल जाएगा आपको फर्स्ट जनरेशन में, है ना, लेकिन आपको ये सब में नहीं मिलेगा जी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हो गया जी, हम लोग इसका पढ़ लिए। अब आइए सबसे वीवीआई क्लास जैसे में वेट कर रहे हैं आप लोग, पेडिग्री एनालिसिस आप लोग को पढ़ना है। पर पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने से पहले कुछ आपको टॉपिक है जो डील करना हम लोग को जरूरी है जी। हम लोगों को आज सेक्स लिंक पढ़ना है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ये जब पढ़ा देंगे ना तब हम आपको म्यूटेशन पढ़ाएंगे। हम आपको ऐसा नोट्स दिए होंगे ना जिसको भी, तो वो वहां से देख सकता है, जिसको नहीं दिए वो आके ले जाओगी, है ना। आने से पहले एक बार फोन करना होगा आप लोगों को, या नहीं तो आप कहोगी तो पीडीएफ डाल देंगे जी बोर्ड अभी इसमें ग्रुप में जी डाल देंगे जी। ठीक है, बोलेगा जैसा आपको हो, है ना। तो कोविड इन्फेक्टेड हो तो आप लोग नहीं आइएगा, ठीक है, हम आपको पीडीएफ डाल देंगे और ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। अभी आप असाइनमेंट चलेगा जी, है ना। असाइनमेंट में हम लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर समझना है। ये हो जाएगा ना तब हम लोग का लास्ट क्लास आएगा किस पे, आपको लास्ट क्लास होगा पेडिग्री एनालिसिस पे। इस चैप्टर में सबसे लास्ट में हम आपको डील करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को मेंडेलियन डिसऑर्डर समझना है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर समझना है, वगैरह सब बातों पे हम लोगों को बात करना है जी। ठीक है, आज एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसका नाम सेक्स लिंक ट्रेट है जी। ठीक है, हम लोग इस पे बात करेंगे आज, सेक्स लिंक ट्रेट पे जी। अब एनसीईआरटी में तुमको जल्दी नहीं मिलेगा डाटा, ये सब एनसीईआरटी पूरा आपको एक साथ पढ़ा रहा है। अभी यहाँ से हम लोग डिसऑर्डर सब का बात कर रहे हैं जी। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर सब का हम लोग बात करेंगे जी। देखिए, हम आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि पैदाइशी जो बीमारी होता है ना, जैसे डीएनए में कोई एरर हो जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर कोई बाय बर्थ आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा बीमारी जो बाय बर्थ आपके साथ है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से हम लोग बुलाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर दो वजहों से हो सकता है, ठीक है। एक होता है सर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोम खराब हो गया, है ना, एबनॉर्मल हो गया, है ना। मतलब आपके पास 46 क्रोमोसोम होना चाहिए था, 46 से ज्यादा हो गया, 47, इसका मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्रोमोसोम ऐसा वाला होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या सा निकल गया क्रोमोसोम, है ना, ये 13 हो गया। मतलब क्रोमोसोम में मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, है ना, डिसऑर्डर ड्यू टू द एरर इन जीन। कोई बीमारी आपके डीएनए में गड़बड़ी होने से हो जाए, ठीक है। डिसऑर्डर ड्यू टू, डिसऑर्डर इसलिए हो रहा है ड्यू टू एरर इन जीन। आपको जीन में कोई गड़बड़ी है, इस वजह से आपको कोई बीमारी हो रहा है, ऐसे केस को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं जी। ठीक है, सच आज कोई डीएनए में एरर हो गया, क्रोमोसोम सही है सर, 46 का 46 क्रोमोसोम है, पर जो डीएनए यहाँ पे होना चाहिए था वो डीएनए नहीं है, कैपिटल ए होना चाहिए था, यहाँ पे आ गया स्मॉल ए, इसका मतलब वो बीमार हो गया जी। ठीक है, डीएनए में कोई गड़बड़ी हो जाए उससे जब वो बीमार पड़ता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम देते हैं जी। ठीक है, और जब कभी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात होगा ना, इसको आप मोनोहाइब्रिड ट्रीट कीजिएगा, एंड इट ट्रीटेड एज, है ना, इसको आप कैसे मानिएगा, एंड इट ट्रीटेड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको तुम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तौर पे इसको मानोगे, नहीं समझे। एग्जाम्पल के तौर पे करें कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसको हीमोफीलिया हुआ है, हीमोफीलिया है, इसके लिए कौन सा डीएनए जिम्मेदार होगा, तो आप स्मॉल एच लिखिएगा। मतलब आप डाइहाइब्रिड नहीं मान लेना इसको, कोई बीमारी का नाम लिखा हो, हम इतना ही हिंट्स दिए कि वो एक मतलब एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो आप क्या बोलिएगा, तो ये एक तरह का सर क्या होगा, ये एक आपको तो ये इसके बारे में आप क्या जवाब दीजिएगा, ये एक प्रकार का क्या होगा सर, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गिनती होगा, डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड नहीं लोगी। उसके बाद ये दो तरह का होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है सर आपको ऑटोजोमल होगा, एक क्या होगा सर, सेक्स लिंक्ड होगा जी। ठीक है, सेक्स लिंक्ड होता है, हम ये पढ़ाएंगे आज आप लोगों को, है ना, सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। ऑटोजोमल का मतलब क्या, कि कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर इस वजह से क्योंकि सर उसका ऑटोजोम वाला साइड में, कल का क्लास पढ़ाए थे ना, इधर के क्रोमोसोम को क्या कहती हो, ऑटोसोम, इसमें कोई गड़बड़ी हो गया, कैपिटल आर होना चाहिए था सर, वहां पे स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। और सेक्स क्रोमोसोम पे लड़का में तो XY होता है, लड़की में XX होता है, अगर इस दोनों में कोई गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे कैपिटल H होना चाहिए था, यहाँ पे स्मॉल h आ गया, तो इस केस को हम लोग क्या नाम देते हैं,
सेक्स लिंक डिसऑर्डर के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग पे आ गए हम लोग। हेडिंग क्या है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर हम लोग को पढ़ना है ना। सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए कोई डिसऑर्डर है ना, लिंक डिसऑर्डर। अब इसको समझने से पहले हम आपको एक बात याद दिला देते हैं कि वाई क्रोमोसोम जो नेचर में होता है ना सर, वाई क्रोमोसोम है ना, वाई क्रोमोसोम ये आपको क्या होता है, कंप्लीटली ब्लैंक होता है। कंप्लीटली देखा जाए तो ये ब्लैंक माना जाता है, बिकॉज है ना इसमें कोई भी डीएनए नहीं पाया, बिकॉज नो स्पेसिफिक डीएनए फाउंड, स्पेसिफिक डीएनए नहीं पाया जाता है, नॉट नो स्पेसिफिक डीएनए फाउंड। एंड ऑल्सो है ना, ये आपको क्या होता है सर, आपको स्मॉल होता है। ये वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है जी, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है ना। और साथ साथ क्या होता है, ओनली कंटेन SRY जीन। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कुछ भी जीन नहीं होता है, कंप्लीट ब्लैंक होता है, नो जीन, इस पे कोई जीन नहीं होते हैं, लेकिन एक जीन पाया जाता है, ओनली कंटेन SRY जीन है ना। कंटेन, ये पूछता है मेडिकल में SRY जीन किस पे पाया जाता है, SRY यहाँ पे तीनों स्मॉल लेटर में लिखिएगा। ये आपको इस पे क्या देखते हैं है ना, आपको SRY जीन पाया जाता है ना। आपको सेक्स डिटरमिनेशन जीन से होता है, SRY जीन देखते हैं है ना। SRY जीन इस पे पाया जाता है जो है ना टेस्टिस को बनाने में मदद करता है जी, मतलब मेल ऑर्गन को बनाने में मदद करता है जी। ठीक है, आपसे पूछ देगा SRY जीन कहाँ पाया जाता है, तो वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। जो लड़कों में जो लड़की वाली बात होती है, लड़कों में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको बनाने में ये मदद करता है जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। और ये भी बात आपको जानना था, नॉट टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, नॉट टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, नॉट टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेता है जी। ठीक है, बहुत छोटा है ना जी, एक्स क्रोमोसोम के साथ अपना डीएनए का अदला बदली नहीं कर सकता जी। एक्स, ये वाई बहुत छोटा होता है ना, और वाई इतना छोटा होता है सर, ठीक है, कि इसके साथ डीएनए का अदला बदली नहीं कर सकता है जी। बस वाई है तो लड़का है सर, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। मतलब वाई क्रोमोसोम पे कोई ऐसा डीएनए पाया ही नहीं जाता है जिससे कोई बंदा बीमार पड़ जाए। दिमाग लगा जी हम क्या समझाना चाहते हैं। तो कोई लड़का अभी सोच लिया होगा सेक्स लिंक डिसऑर्डर लिंक विथ है ना कि एसोसिएटेड, ये किसके साथ एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड विथ है ना आपको एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, एसोसिएटेड होगा जी। ठीक है, ना कि वाई क्रोमोसोम के साथ है ना जी, नॉट विथ वाई क्रोमोसोम है ना, ये वाई क्रोमोसोम के साथ संबंध नहीं रखता है जी। ठीक है, हालांकि हाई लेवल में पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा बहुत वाई क्रोमोसोम का भी इफेक्ट पड़ता है, पर सर सेक्स लिंक बोला जाए ना, तो सेक्स लिंक का मतलब दिमाग में पिक्चर क्या बनना चाहिए कि ये एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम से ही कोई बीमारी होगा सर। कुछ जा रहा है जी, क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको एक दिन पढ़ाए थे ना, जीन कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम पे। इसका मतलब कोई डीएनए गायब है तो मतलब क्रोमोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, कि भाई उस क्रोमोसोम ने वो डीएनए नहीं रखा। जब क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी आ जाए या क्रोमोसोम पे से कोई डीएनए हट जाए तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, या तो ऑटोजोमल कहोगी या तो सेक्स लिंक कहेंगे। हम तुमको ये सुना रहे हैं कि अगर कोई सेक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम पे है ना, कोई डीएनए मिसिंग है या कोई डीएनए सर क्या है रिसेसिव फॉर्म में है, इसका मतलब उसको कौन सा बीमारी होगा, सेक्स लिंक डिसऑर्डर होगा जी। ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे रिलेटेड कोई बीमारियां देखने को कम मिलता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम पूरा ब्लैंक होता है ना, कोई डीएनए नहीं पाया जाता, खास तरह का डीएनए नहीं पाया जाता है, सिर्फ SRY जीन पाया जाता है। ये क्रॉसिंग में भाग भी नहीं लेता कि तुम सोचोगे बाद में कहीं आ जाए, बाद में भी नहीं आता, वाई क्रोमोसोम छोटा ही रहता है जी। ठीक है, और हमने आपको बताया था क्या कि जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है जी, ठीक है, ध्यान देना इस लाइन पे कि आपसे कोई पूछेगा कि जितने भी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारियां होती है, ठीक है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो देखते हैं ड्यू टू रिसेसिव जीन, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ हिंदी समझ आ रहा ना। हम ये करना चाह रहे हैं कि लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम पे अगर डीएनए खराब हुआ तो उस बंदे में बीमारी आएगा ही आएगा, है ना, उसके बच्चे में बीमारी आएगा ही आएगा। ज्यादातर बीमारियां इस वजह से आता है क्योंकि वो रिसेसिव केस में चला गया। मान लो कोई ये लड़की है और इसका लास्ट का क्रोमोसोम XX है, इस पे दोनों पे कैपिटल H लिखा हुआ, तो मतलब ये नॉर्मल मानी जाएगी, इसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉर्मल माना जाएगी। लेकिन अगर इसी पे स्मॉल h आ गया मतलब ये बीमार पड़ गई। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा इसको। ठीक है, लेकिन अगर यही जगह पे एक ठो H आएगा, कैपिटल H स्मॉल h आएगा, ये बीमार नहीं हो सकती है सर, क्योंकि यहाँ ये ताकतवर क्या करता है, दबा देगा ना कि मंडल का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये क्या होगी, ये अगला पीढ़ी में बीमार कर सकती है पर खुद बीमार नहीं है, कैरियर हो सकती है बट नॉट, है ना, अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ये अपने आप को इफेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन वही जगह लड़का को देखेगा तो लड़का में अगर एक कैपिटल H आया तो ठीक है, ये इसका अंदर ये नॉर्मल है। लेकिन यही जगह पे लड़का पे अगर आपको स्मॉल h आ गया सर, इसका मतलब वो क्या होगा, डिजीज है इसको।
अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा या दिलनवाज के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि कैपिटल वाई ही लिखा हो या कैपिटल पी लिखा हो और ये डीजीज में आ जाए? तो देखा जाए तो ना के बराबर मिलेगा जी। हम ये बोलना चाह रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम पे अगर रिसेसिव डीएनए है तो मतलब वो लड़का बीमार है या लड़की बीमार है। जैसे ये देख रहे हो, ये बीमार है, लड़का होगा ना ये, और ये आपको क्या होगा सर, डॉटर होगा यानी बेटी होगा, ये बीमार पैदा लेगी जी। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़िएगा, इसमें भी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और अभी हम आपको ये एक पॉइंट बता दिए कि कोई बीमारी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो रहा है। तो सेक्स क्रोमोसोम दो तरह का क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो हम बोल रहे हैं एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाए और उससे बंदा बीमार पड़ जाए, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेक्स लिंक डिजीज के नाम से लाएंगे। ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से मतलब रखता है, वाई क्रोमोसोम से इसका कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, तुमसे ये पूछ सकते हैं हम तुमसे सेक्स लिंक डिजीज रिलेटेड विद, तो तुम्हारा जब एक्स टाइप क्रोमोसोम इस तरह के क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। पहला पॉइंट याद हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, सेक्स क्रोमोसोम जो भी होगा, मतलब कोई भी डिसऑर्डर होगा, वो रिसेसिव जीन से होगा। एग्जाम्पल अब हम तुमको दे रहे हैं, आपको सेक्स लिंक डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, हीमोफीलिया है। ठीक है, हीमोफीलिया होगा इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये दो एग्जाम्पल है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। और इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आपको देखने को मिलता है जी। ठीक है, ये भी एक बीमारी है, लेकिन इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में इसको ऑटोजोम माना गया है। एनसीईआरटी बुक में ना ऑटोजोम है, इसलिए नीट में बैठिएगा तो इसको ऑटोजोम मान लेना, लेकिन आप हाई लेवल में पढ़ोगे ना, ये आपको क्या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है जी। ठीक है, ये रिसर्च पे अभी है, अंडर रिसर्च में है, लेकिन अभी मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट इसको ऑटोजोमल डिसऑर्डर मानता है। तो आप लोग के लिए दो ही याद रखना है, एक है हीमोफीलिया और एक है कलर ब्लाइंडनेस जी। ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है ना, ऑप्शन तुमको ये दोनों नहीं मिलेगा, तो आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे अप्रोच ले सकती हो। नहीं तो आप लोग के सामने में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की दो बीमारियां हैं जो सेक्स लिंक डिजीज में आता है सर। ठीक है, इसके लिए कौन सा डीएनए जिम्मेदार होगा, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, अभी लिखे भी थे, रिसेसिव जीन ही रिस्पॉन्सिबल होगा जी। ठीक है, रिसेसिव जीन ही आपको इसमें दिखाई देगा जी। ठीक है, रिसेसिव जीन ही देखते हैं हम लोग, इसमें आपको दिखाई देगा बीमारी के लिए जी। ठीक है, अब एक पॉइंट सब पहले लिखते हैं, इंडिपेंडेंट पॉइंट सब लिख रहे हैं जी, है ना। आप लोग से कोई पूछ देगा कि सेक्स लिंक डिजीज में कुछ बताइए इसके बारे में, तो पहले इसका दूसरा नाम क्रिस क्रॉस डिजीज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस डिजीज भी इसको बोलते हैं। व्हाई वी कॉल क्रिस क्रॉस डिजीज, बिकॉज देखिए अगर ये आपको फादर हुआ, ये सन मतलब ये फादर हुआ, ये मदर हुआ जी। ठीक है, तो माँ अपना डीएनए, देखो ये एक्स होता है, ये एक्स वाई होता है जी। तो माँ अपना डीएनए एक्स और इधर से क्या आएगा, वाई आएगा, एक्स वाई आया यहाँ पे। और अगर बेटी बनना हो तो इधर से तो एक्स आएगा, तो ना एक्स आ ही रहा है, और इधर से क्या आएगा सर, इधर से क्या एक्स आएगा। तो देखो अगर पिता को कोई बीमारी है तो उसके बेटी में जा सकता है, और माँ को कोई बीमारी है तो उसके बेटे में जा सकता है। ये बात पे गौर कर रहा है। वाई को तो इग्नोर कर दो, वाई को इग्नोर कर दो, एक्स को लेते हैं। हम सब जानते हैं लड़की में एक ही एक्स में वैल्यू देता है जी, दोनों एक्स लेते थोड़े हम लोग हैं, कोई एक ही एक्स में बनता है एट ए टाइम, एक ओवम बनता है। तो मान लीजिए अगर माँ को कोई बीमारी है तो उसका बीमारी उसके बेटे में भी जा सकता है और बेटी में भी जा सकता है। सेम टू सेम पिता को कोई बीमारी तो उसके बेटी में जाएगा। देख रहे हो क्रॉस हो रहा है जी, क्रिस क्रॉस, है ना, ऐसे आपको जा रहा है जी। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि माँ के साइड से एक ही तरह का क्रोमोसोम है, तो बेटी में तो आपको स्मॉल एच तो आएगा इधर से भी, पिता की तरफ से भी तो स्मॉल एच आ जाएगा जी। एक्स पे क्या लिखा होगा, स्मॉल एच, वो भी आ जाएगा। तो ऐसा केस जिसमें आप देख रहे हो क्या एक दूसरे को क्रॉस करता है, जिसको हम लोग क्रिस क्रॉस डिजीज के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्टली आपको क्या होता है ना, मेल आपको जो होता है या सन जो होता है सर, सन आपको क्या होता है, इन्फेक्टेड विद है ना, आपको सेक्स लिंक डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम होता है सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सर आपको मेल को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास क्या देखते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम देखते हैं। अगर ये कोई लड़का है सर, इस पे एक भी स्मॉल एच आ गया ना तो ये बीमार हो जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला वाई नहीं है। वाई एक्चुअली में बहुत छोटा होता है ना, याद आ रहा है सब लड़के को, वाई तो एकदम नाक के बराबर, कैसे रोक देगा इसको, एक्स को, कहते एक दूसरे का काउंटर पार्ट नहीं है ये। अगर यहाँ पे भी कैपिटल एच रहता तब नहीं इसको रोकता। हम पहले बोल दिया वाई तो कुछ पाया ही नहीं जाता है, इस वजह से
इस लड़के में एक ही एक्स पूरा तांडव मचा देगा। जबकि लड़की में क्या होता है, 2 डबल एक्स होता है। अगर इस पे स्मॉल एच है, अगर ये बीमार होने की जा रही थी, अगर बगल में कैपिटल एच है तो ये इसको चाप देगा। चापने का मतलब क्या, इसको रिसेसिव बना देगा, काम नहीं करने देते, लड़की बच जाएगी। लेकिन लड़का को बचने का चांसेस नहीं है ना, क्योंकि लड़का में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर का सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है, लड़का शिकार होता है जी। लड़की बहुत कम ही सेक्स लिंक डिसऑर्डर का शिकार होता है जी, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है हेमीजाइगस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेमीजाइगस कहते हैं। जबकि बट फीमेल जो होता है, फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो सर बचने का चांस क्या है सर आपको यहाँ पे ज्यादा है जी, ठीक है। हेंस मोर सर्वाइवल एडवांटेज, इसके पास क्या देखते हैं, बचने का चांस क्या होता है सर आपको ये ज्यादा दिखाई देता है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे हम लोग इसके बाद क्या देख रहे थे, है ना, इसमें है ना जी, आपको फीमेल क्या होती है सर, आपको अक्सर फीमेल है ना, आपको ये जो देखते हैं फीमेल है ना, आपको अक्सर जो देखते हैं जनरली क्या होती है, कैरियर होती है जी। कैरियर का मतलब समझ रहे हो, वो खुद नहीं बीमार होगी लेकिन अपने बच्चे को बीमार कर सकती है। जैसे देखो ये ऐसी कोई फीमेल है, इसका मतलब क्या देख रहे हैं, ये बीमार नहीं है सर, लेकिन अपने आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन को ये बीमार कर सकती है जी, ठीक है ना। आपको नॉट अफेक्टेड बट ट्रांसमिट देयर डीएनए। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना तो सब वेट करो, उसको आपको जब क्वेश्चन से बनाएंगे मतलब तुमको समझ आ जाएगा आपको। बट ट्रांसमिट देयर डीएनए टू डॉटर सेल, है ना, ये डॉटर सेल को ये ट्रांसमिट कर सकता है जी, ठीक है। ये बात याद हो जाना चाहिए, है ना। कैसे सर, देखो अगर ये मान लीजिए एक ऐसी लड़की है कैपिटल एच वाली, एक स्मॉल एच वाली, ठीक है, इसको क्रॉस क्या है नॉर्मल लड़की के साथ, नॉर्मल लड़का मतलब क्या, कैपिटल एच वाला, है ना। तो सर ये तो बीमार नहीं है, ये भी बीमार नहीं है, लेकिन गैमिट जब बनाएगी यहाँ पे क्या होगा सर, एक कैपिटल एच होगा, पॉसिबिलिटी कुछ भी ना हो सकता है, ये भी गैमिट बन सकता है, ये भी गैमिट बन सकता है। और यहाँ लड़का में तो ये अलग गैमिट बनेगा HY, ये कैपिटल एच लिखने का मतलब ये नॉर्मल डीएनए है। जब ये दोनों फ्यूज करेगा तो नॉर्मल लड़की पैदा होगी ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी इसके साथ ही फ्यूज करता तो नॉर्मल लड़का पैदा होता, इसमें भी कोई एतराज नहीं था। लेकिन ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा, लड़की कैरियर है, कैरियर होने का मतलब बीमार नहीं है सर, ये अपना लाइफ इजीली जिएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन सर ये आपको बीमार नहीं है। लेकिन ये वाला जब इसके साथ मिल जाएगा, इमेजिनेशन हो रहा है ना, तो ये आप लड़का ये बीमार पैदा लेगा, इसका लाइफ बहुत आपको है ना, आपको तकलीफ से रहेगा, क्योंकि इसके पास स्मॉल एच आ गया सर। स्मॉल एच की वजह से सर ये है ना डिजीज रिलेटेड हो गया, मतलब इसका ना अपने एक तरह से कहा जाए प्रॉब्लम हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इसका कोई इलाज भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आप इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। बट एट दिस टाइम आपको इसका कोई इलाज नहीं है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर का जी, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर से बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आता है, इसका कोई क्योर नहीं है। हाँ, तुम इसको थोड़ा सा फिजिबल कर सकते हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को तुम है ना कि कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्योर नहीं कर सकती हो। ऐसे हम कल एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक चश्मा आता है, जिस चश्मा पहनने से कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम दूर हो जाता है, ठीक है। तो वैसा काम कर सकते हैं, पर कंप्लीटली तुम चाहोगे हम दवा खिला के एकदम क्योर कर दे, पूरा एकदम ठीक कर दे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है जी, ठीक है। जा रहा जी बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात सब ढूंढना है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर में कुछ बातें अभी हम बोले, अगला बात है ना अगले दिन करेंगे। अब अगले दिन कल से टाइमिंग सही रहेगा, 8:30 बजे से टाइमिंग आप लोगों के बैच का इसका है ना। तो कल से टाइमिंग रहेगा 8:30 से 9:45 तक। अगला बैच है 10 बजे में, जिसको पढ़ना ही हो तो 10:10 में आइएगा। 10:10 में प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और चैप्टर 22 पढ़ा रहे हैं जी, चैप्टर 22 पढ़ा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी रहने दीजिए यहीं तक, चैप्टर 22 के लिए जिसको पढ़ना है आ सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, बाय।